Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 267, निहारिका की बेइज्जती, 6 महीने बाद। उसकी बात सुनकर जैकी ने मुंह बना लिया। तुम कौन हो ये तो तुम्हें ही पता होगा। भले ही मैं हैकर हूं पर दुनिया की सभी लोगों का डाटा लेकर तो नहीं घूमता हूं ना। और मुझे ये मैनर्स मत सिखाओ। पहले भी एक पागल लड़की ने मुझे मैनर्स सिखाया था, जो मेरी बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और मेरी बॉस ने उसे बिना साबुन के धो दिया था। क्या नाम था उस लड़की का? हाँ याद आया, मायरा नाम था उस चुड़ैल का। जैकी याद करते हुए बोला। अब आगे। मायरा नाम सुनकर निहारिका समझ गई कि जैकी किसके बारे में बात कर रहा है। उसे तो हैरान हो रही थी, और इस वक्त गुस्सा भी आ रहा था। जैकी की बात सुनकर सब मुंह दबाए हंस रहे थे। सबको जैकी की नेचर के बारे में अच्छे से पता था। तभी जैकी फिर से बोला, वैसे भी हमारे गार्ड में क्या खराबी है? तुम्हारी इस मेकअप भरे थोबड़े से तो वो बहुत अच्छा गर्लफ्रेंड डिजर्व करता है। फिर भी मैं बहुत दयालु और महान हूं, इसलिए मैं उसके लिए तुम्हें प्रपोजल दे रहा हूं। वरना तुम्हारी इस 2 किलो की मेकअप से भरे चेहरे को भला कौन पसंद करेगा? मैं तो बस तुम्हें एक अच्छा ऑफर दे रहा हूं, ऐसे भी बेचारा वो भी सिंगल है। वैसे तुम अगर अपनी मेकअप की खर्चे के बारे में सोच रही हो कि वो तुम्हारी इस एशियन पेंट का खर्चा उठा पाएगा या नहीं, तो मैं बता देता हूं कि उसकी सैलरी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। उसकी सैलरी 4 लाख है मंथली। ये कहकर जैकी ऐसे देखने लगा जैसे उसने कितना बड़ा महान काम किया हो। तभी नव्या बोली, आपका ऑफर अच्छा है, निहारिका को सोचना चाहिए। वहीं अपनी इतनी इंसल्ट होता देख निहारिका को गुस्सा आ रहा था। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी मोम और दादी माँ को देखने लगी। तो वो दोनों भी गुस्से से भर गए। इस दो कौड़ी की लड़के की हिम्मत कैसे हुई उनकी बच्ची की इंसल्ट करने की? जया जी नरेंद्र जी की तरफ देखकर गुस्से से बोली, भाई ये लड़का कौन है, जो वो मेरी बच्ची मेरी पोती के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? क्या इस लड़के को इतनी सी भी तमीज नहीं है बड़ों के बीच में किस तरह से बात करना चाहिए? जया जी ने सुना था कि जैकी ने ईशानी को बॉस कहा था पहले, तो उन्हें पता था जरूर ये कोई एम्प्लॉय होगा इस लड़की ईशानी का। उनकी बात सुनकर नरेंद्र जी कुछ बोलते उससे पहले जैकी मायूस होने की एक्टिंग करते हुए बोला, मोटी दादी माँ आप ऐसा कैसे कह सकती हो कि मुझ में तमीज नहीं है? उल्टा मैं तो आपकी पोती की ही भलाई के लिए कह रहा था। और आप कह रही है ये बच्ची है, ये तो कितनी बड़ी लग रही है, आंटी की तरह। और ये बार बार जीजू को ही देख रही थी, मैंने 2 बार नोटिस किया है। तो मुझे लगा शायद बेचारी इतनी बड़ी हो गई है पर अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शायद इसलिए ये मेरे जीजू को बार बार ऐसे ताड़ रही है, इसलिए मैंने महान बनकर इनके लिए बॉयफ्रेंड सजेस्ट किया, तो फिर मैं मैनलेस और बदतमीज कैसे हो गया? आजकल तो सच में भलाई का जमाना नहीं रहा, मैं तो बस इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि मेरी बॉस और जीजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी बॉस तुम्हें गायब कर देंगी अगर तुमने मेरे जीजू पर नजर डाला तो। इतना कहकर उसने जया जी को ना देखकर निहारिका को एक डेविल स्माइल पास की। वहीं सब हैरान थे, क्योंकि अब तक उन लोगों ने तो निहारिका की तरफ ठीक से देखा भी नहीं था। पर जैकी ने निहारिका को नोटिस कर लिया कि वो मोक्ष को देख रही है। जया जी और प्रियंका जी जैकी की बातों से थोड़ा डर गई। ईशानी सच में पावरफुल थी, पर वो क्या इतनी बड़ी गलती कभी कर सकती है? वो भी निहारिका के साथ कुछ करके तो सबके नजरों में नीचे गिर जाएगी। नरेंद्र जी अपना गला खरसते हुए बातों को रफा दफा करते हुए बोले, ये जया है मेरी बहन, ये कुछ दिन के लिए यहाँ आई है अपनी फैमिली के साथ। फिर नरेंद्र जी ने बाकी फैमिलीज के बारे में जया को बता दिया। उन्होंने ज्यादा नहीं बस फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा दिया। उन सब की इंट्रोडक्शन सुनकर जया जी और प्रियंका जी निहारिका पूरी तरह से हैरान थी। भला इंडिया में सहगल फैमिली, आहूजा फैमिली को कौन नहीं जानता? हालांकि मेहरा फैमिली इतनी बड़े फैमिली तो नहीं थी, फिर भी मुंबई में वो भी काफी नामी खानदान से थे। रायजादा और रायचंद फैमिली को तो वो पी से ही जानते थे। आज इंडिया की सभी टॉप फैमिलीज को यहाँ देखकर वो तीनों ही शॉक में थे। क्या इस लड़की ईशानी इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, और उसकी इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है? अब तो जया जी अपनी पोती की और खुद की हुई अभी की इंसल्ट को भूल गई, और जैकी को पूरी तरह से भूल गई। और वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ईशानी की इतनी बड़ी और अच्छी फैमिली है, और आप सब उसे इतना प्यार करते हैं, आप सब की बॉन्डिंग भी कितनी अच्छी है। अब तो जया जी मन ही मन सोचने लगी, मोक्ष के साथ निहारिका की शादी नहीं हो पाएगी तो क्या हुआ?
ये सब भी तो एशिया की नामी परिवार है, अगर इनमें से किसी एक की बारिश से मेरी निहारिका की शादी हो जाए, तब तो बहुत अच्छा होगा। अब तो वो उन सब की चापलूसी करने पर उतर आई थी, उसे बस अपना फायदा चाहिए था। जया जी निहारिका की हाथ पर चिकोटी काटकर उसे इशारा करने लगी। दे से कहना चाहती हो अब से इन पर भी तुम्हें फोकस करना होगा। निहारिका ना चाहते हुए भी अपनी होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल लिए सबको देखने लगी। जया जी बोली, ये मेरी पोती है निहारिका भार्गव, इसने बिजनेस स्टडी किया है और अब भार्गव इंडस्ट्री में काम कर रही है अपने डैड के साथ मिलकर। उनकी बातों में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, सबने बस हाँ में सिर हिला दिया और फिर से बातें करने लगे। तभी ईशानी के पास बिस्वम्भर जी का वीडियो कॉल आया, उसके ऊपर एक मैसेज भी पॉपअप हो रहा था। बच्ची आज तुमने अगर दादाजी का वीडियो कॉल नहीं उठाया तो तुम्हारी दादी गुस्सा हो जाएगी। उनकी मैसेज को देखकर ईशानी ने कॉल रिसीव कर लिया, तो बाकी सब भी ईशानी की तरफ देखने लगे। तो उधर से आवाज आई, अच्छा किया बच्ची जो तुमने कॉल उठा लिया, वरना तुम्हारी दादी माँ अभी गुस्सा हो जाती। उनकी आवाज सुनकर देवेंद्र जी और अभिनाश जी की जान भी खड़े हो गए। और दादी माँ गुस्सा क्यों हो जाती दादाजी, क्या आपने कुछ किया है जिससे दादी माँ गुस्सा हो जाए? ईशानी ने आंखें छोटी करके उनसे पूछा। तो उधर से सीता जी उनके पास आकर बोली, तुमने ठीक कहा मेरी बच्ची, ये हमेशा गुस्सा दिलाने वाले काम ही करते हैं। पहले मैंने कहा था इन्हें कि मुझे अपनी बच्ची से मिलने जाना है, पर इन्होंने मना कर दिया। और आज जब सब तुमसे मिलने गए हैं तो इन्हें जलन हो रही है। दादी माँ की बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई, वहीं अभिनाश जी और देवेंद्र जी भी हंसने लगे। देवेंद्र जी ने ईशानी से फोन मांग कर ले लिया और बोले, क्या हुआ बूढ़े, तुझे जलन हो रही है क्योंकि तुम हमारी पोती से नहीं मिल पा रहे हो? तभी अभिनाश जी फोन को देखकर हंसते हुए बोले, इसलिए तो मैंने कहा था जल्द से जल्द प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। देखो हम दोनों कैसे अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं, जब चाहे तब हम अपनी पोती से मिल सकते हैं। और तू वहीं दिल्ली में बैठा बस हम ऐसे ही वीडियो कॉल से देख सकता है। अभिनाश जी की बात सुनकर निस्वंभर जी का मुंह बन गया और वो थोड़े गुस्से से बोले, हूँ अगर मैं पोजीशन में हूँ और सत्ता मेरे हाथ में है तो मैं अपनी पोती की हमेशा मदद कर सकता हूँ। जो तुम दोनों बूढ़े नहीं कर सकते, मैं उसके लिए कुछ छोटी मोटी मैटर तो हैंडल कर सकता हूँ। वहीं सीता जी उनकी बात सुनकर तो हंसने लगी। वहीं देवकी जी को प्रभा जी से बात कर रही थी, वो फोन के पास आकर बोली, वैसे सीता तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए, अब हमारी पोती की 2 बच्चे आने वाले हैं, क्या हम कोई पूजा नहीं रखने वाले? देवकी जी की बात सुनकर सीता जी बोली, मुझे लगता है हमें गोद भराई के टाइम जी पूजा रखनी चाहिए। वो पूजा पहला महीने में होना चाहिए, नहीं तो 7वें महीने में। उनकी बात पर कनक जी भी बोली, आप सही है सीता जी, हम भी यही सोच रहे थे, 7वें महीने में हम घर में ही पूजा रखेंगे। प्रभा जी भी उनकी बातों से सहमत थी। थोड़ी देर बात करने के बाद और सीता जी ने ईशानी को बहुत सारी हिदायत दे दिया, उसके बाद बिस्वम्भर जी ने फोन रख दिया। सब नॉर्मल थे, क्योंकि सब पहले भी बिस्वम्भर जी और उनकी फैमिली से बात करने की आदी थे। पर जया जी, प्रियंका जी और निहारिका की माथे से तो पसीना बह रहा था। क्या अभी अभी उन लोगों ने वीडियो कॉल पर इंडिया की प्रेसिडेंट को देखा? जया जी ने तो पूछ भी लिया कनक जी से, तो कनक जी ने हाँ बोल दिया। अब तो उन तीनों की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो ईशानी के साथ कुछ करने के बारे में सोचे भी। सिर्फ निहारिका ही माखूस थी, वो अभी भी ईशानी को होम करना चाहती थी। फिर इतनी बड़ी बड़ी फैमिली की बैकअप के बारे में सोचकर उसे थोड़ा डर लग रहा था। वहीं जया जी ने राहत की सांस लिया, अच्छा हुआ उनकी पोती ने अभी तक ईशानी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना क्या पता ये सभी फैमिलीज कितने पागल ही जाते। 1 घंटे बाद सब वहां से चले गए। समीर को भी ईशानी से बात करने का मौका मिल गया था। जब ईशानी जाह्नवी से फोन पर बात कर रही थी, तब समीर उसे बात करने चला गया। दे से ही ईशानी बात कर फोन रखा। समीर ने उसे शादी में आने के लिए इनवाइट किया और आज उसने प्यार से ईशानी की सिर पर हाथ भी फेरा। ईशानी ने बस ठीक है कहा, वो ये नहीं बोली कि वो आएगी या नहीं। फिर भी उसकी इतना कहने से ही समीर बहुत खुश था। सबसे ज्यादा खुश तो वो इसलिए था क्योंकि आज उसने ईशानी की सिर पर प्यार से हाथ फेरा था। और ऐसा पहली बार हुआ कि ईशानी ने गुस्से से उसकी हाथ को नहीं झटका। सभी फैमिलीज के जाने के बाद कल्पना जी ईशानी को रूम में जाने के लिए बोली, बच्ची तुम जाओ टेस्ट करो, इतनी देर से यहाँ हो तुम थक गई होगी ना।
ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया तो मोक्ष उसे गोद में उठाकर वहां से रूम में लेकर चला गया। उन दोनों के बीच इतना प्यार देखकर सब खुश थे, वहीं निहारिका ने बस अपनी मुट्ठियों को भींच रखा था। वो जल्दी से अपनी कमरे में जाकर रोने लगी। फिर उसने मायरा को कॉल कर दिया, वो अकेली क्यों रोए। मायरा ने उससे सच छुपाया था तो मायरा को भी तो रोना चाहिए ना। उसे पता था मायरा बिल्कुल उसकी तरह ही मोक्ष के लिए पागल है। मायरा ने भी बचपन से मोक्ष से शादी करने की सपने देखा है। वो समझ गई थी कि मायरा ने उसे पूरा सच क्यों नहीं बताया। उसे लग रहा था मायरा को सब कुछ पता था शादी के बारे में और ईशानी के बारे में। और वो निहारिका को बुलाकर ईशानी को रास्ते से हटवा देती, फिर मोक्ष निहारिका को कभी नहीं छोड़ता। फिर मायरा की रास्ते की दोनों कांटा ही निकल जाते। निहारिका ईशानी को रास्ते से हटा देती, फिर मोक्ष निहारिका को। उसके बाद मायरा की रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाता। मायरा ने सच में यही सोचा था, उसने इसे अच्छे से प्लान किया था। पर अफसोस अब उसकी ये बेकार प्लान कोई भी काम नहीं आने वाली थी। मायरा ने दे से ही कॉल उठाया। निहारिका ने गुस्से से उसे गालियां दे दिया और सब कुछ बता दिया। दे से ही मायरा को पता चला कि ईशानी प्रेग्नेंट है। वो बौखला गई। फोन से उसकी चिल्लाने की और तोड़फोड़ करनी आवाज आने लगी, फिर फोन कट गया। मायरा की इस वक्त की हालत के बारे में सोचकर निहारिका को थोड़ा अच्छा लग रहा था। 6 महीना ऐसे ही बीत गए थे। इस वक्त ईशानी रूम में रेडी हो रही थी। आज करवा चौथ था, पर ईशानी तो व्रत नहीं रख सकती थी। क्योंकि उसकी अभी 9वां महीना चल रहा था, वो फास्ट नहीं कर सकती थी। पर वो सबके साथ पूजा के लिए नीचे जाने वाली थी। ईशानी की हाथ में पायल था जिसे अभी वो पहनने वाली थी, तभी किसी ने ईशानी को पीछे से हक कर लिया। ये मोक्ष था। इसकी नज़र तो अपनी बीबी से आज हट ही नहीं रहा था। मोक्ष ने ईशानी की गले पर किस करके थोड़ा सा बाइट कर लिया। दोनों मिरर में एक दूसरे को देख रहे थे। ईशानी ने एक ढीला सा रेड कॉलर का अनारकली पहना हुआ था। ईशानी पहले से चबी लग रही थी। ट्विंस होने की वजह से उसका पेट थोड़ा ज्यादा बड़ा था। उसकी चेहरे पर आज भी वही नूर और प्रेगनेंसी का ग्लो था। बीबी, तुम्हें इतनी मेहनत करके पायल पहनने की जरूरत नहीं है, तुम झुक नहीं सकती। इतना कहकर मोक्ष ने उसकी हाथ से पायल ले लिया और ईशानी को सोफे पर बिठा दिया और नीचे घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से ईशानी की पैर को अपने पैर पर रख लिया। चैप्टर 268 सब राजवंश विला में। ईशानी ने एक ढीला सा रेड कॉलर का अनारकली पहना हुआ था। ईशानी पहले से चबी लग रही थी। ट्विंस होने की वजह से उसका पेट थोड़ा ज्यादा बड़ा था। उसकी चेहरे पर आज भी वही नूर और प्रेगनेंसी का ग्लो था। बीबी, तुम्हें इतनी मेहनत करके पायल पहनने की जरूरत नहीं है, तुम नीचे झुक नहीं सकती। इतना कहकर मोक्ष ने उसकी हाथ से पायल ले लिया और ईशानी को सोफे पर बिठा दिया और नीचे घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से ईशानी की पैर को अपने पैर पर रख लिया। अब आगे। ये देखकर ईशानी की होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मोक्ष ईशानी को प्यार से पायल पहनाने लगा। ये पायल उसे मोक्ष ने हीला कर दिया था। मोक्ष ने उसकी पैरों पर पायल पहना दिया और झुककर ईशानी की पैरों पर किस कर लिया। उसकी इस किस से ईशानी सिहर सी गई। उन दोनों के बीच अनगिनत बार वो सब हुआ था। फिर भी आज भी ईशानी मोक्ष के टच से सिहर उठती थी। मोक्ष ने ईशानी की मांग भी भर दिया। उन दोनों को दादी माँ ने घर में ही रीति रिवाज के साथ शादी करवा दिया था, जहां सब खुश थे। मोक्ष ईशानी की हाथ पकड़कर रूम से बाहर आ गया। वो दोनों लिफ्ट से नीचे आ गए। नीचे इस वक्त पूरा परिवार मौजूद था। जब सबकी नज़र ईशानी और मोक्ष पर गई तो सब खुश हो गए। नव्या जल्दी से ईशानी के पास चली गई। भाभी, आप कितनी खूबसूरत लग रही है। आज तो भाई पूरी तरह से बेहोश हो गए होंगे ना आपको देखकर। तभी कल्पना जी ईशानी को काला टीका लगाते हुए बोली, किसी को भी नजर ना लगे मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कनक जी भी बोली, सच में आज तो हमारी बच्ची सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तभी दक्ष भी बोला, हाँ भाभी, आपको देखकर तो चांद भी शर्मा कर आज जमीन पर ही आ जाएगा। ये कहकर उसने ईशानी को साइड से हग कर लिया तो मोक्ष की आंखें गुस्से और जलन से भर गई। वो तो अपने भाई को भी ईशानी के पास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्से से दक्ष के हाथ को झटक दिया और बोला, तुम अपना हाथ का भार मेरी बीबी पर मत डालो। वहीं दक्ष तो अपने जलकुबे भाई को देख रहा था, जो उसे कभी भी अपनी भाभी के आसपास भी नहीं आने देता था।
वहीं उन सब की बात सुनकर ईशानी की होंठों पर स्माइल आ गई, और वो बोली, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं मोम, आपको भी कलर टिके की जरूरत है। उसकी बात सुनकर कल्पना जी तो किसी के मारे फुले नहीं समा रही थी। वो हंसते हुए अखिलेश जी को देखकर बोली, देखा मेरी प्यारी बहू ने क्या कहा। मेरी बच्ची ही है जिसे मैं खूबसूरत नजर आ रही हूँ, बाकी सब तो अंधे हैं जिन्हें मेरी खूबसूरती नजर ही नहीं आ रही है। ये बात कल्पना जी ने अखिलेश जी को कहा था, क्योंकि आज अखिलेश जी ने हमेशा की तरह उनकी तारीफ नहीं की थी। उन दोनों के बीच इसलिए झगड़ा भी हो गया था। झगड़ा तो कल्पना जी कर रही थी, अखिलेश जी तो बस सिर झुकाए सुन रहे थे। क्योंकि आज सच में वो अपनी बीबी की पहले की तरह ज्यादा तारीफ करना भूल गए थे, क्योंकि उन्हें एक दोस्त का कॉल आया था जिससे वो बात कर रहे थे। उसी वक्त कल्पना जी ने आकर उन्हें पूछा था कि वो कैसी लग रही है। तब अखिलेश जी बिना देखे ही बोल दिया, अच्छी लग रही हो। बस क्या था, कल्पना जी तो गुस्से से तमतमा गई और गुस्से से बोली, मैं आपको सिर्फ अच्छी लग रही हूँ, क्या ये भी कोई कॉम्प्लीमेंट है। तभी कनक जी बोली, अखिल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आज मेरी बहू सबसे ज्यादा प्यारी लग रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी खूबसूरत बहू तुम्हारे साथ है। तुम क्या उसकी थोड़ी तारीफ भी नहीं कर सकते, तुम्हें तो अपने बेटे से कुछ सीखना चाहिए। देखो वो मेरी बच्ची की कितनी तारीफ करता है। आपनी मोम की बात सुनकर अखिलेश जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो अपनी बीबी और मोम को अच्छी तरह से जानते थे। अखिलेश जी झूठी स्माइल करते हुए बोले, अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी जान हो। मैं तो उस वक्त बात कर रहा था इसलिए मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं था। मेरी तो तुम पर से नजर ही नहीं हट रही है, तुम तो मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो मेरी बीबी, जिसे मैंने आज तक देखा है। उनकी तारीफ सुनकर कल्पना जी ने मुंह बना लिया। वो जानती थी कि अखिलेश जी ये सब जबरदस्ती कह रहे हैं। तभी कनक जी बोली, बेटा मैं कैसे लग रही हूँ। ये सुनकर अब नरेंद्र जी की माथे पर बल पड़ गए। कहीं ईशानी से तारीफ सुनकर उनकी बीबी उन्हें भी सुनाने ना लग जाए। तभी ईशानी भी दादी माँ की तारीफ करते हुए बोली, आप तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है दादी माँ। ईशानी इन महीनों में पूरे घर वालों के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच हो चुकी थी और घुल मिल चुकी थी। इसलिए वो अब बहुत कंफर्टेबल थी सबके सामने कुछ भी कहने के लिए। कनक जी ने घमंड से नरेंद्र जी को देखा, डे से कहना चाहती हो, देखा मेरी बहू ने क्या कहा। तो नरेंद्र हाथ हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ मेरी अच्छी सच कह रही है। वैसे भी मेरी बीबी मेरी नज़र में दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है। तभी मोक्ष बोला, अब अगर आप सब मेरी बीबी से अपनी तारीफ करवा कर खुश हो गए हैं, तो क्या मेरी बीबी को लेकर बाहर चले। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बीबी ज्यादा देर तक बाहर रुके, इसलिए जल्दी पूजा खत्म होना चाहिए। उसकी बात सुनकर सब अपने जगह से उठ गए। तभी बटलर आकर बोला, बड़े सर मेम वो बाहर सब आ गए हैं। ठीक है हम आ रहे हैं। ये सुनकर बटलर वहां से चला गया। तो बाकी सब भी अरेंजमेंट के बारे में बात करके बाहर चले गए। बाहर इस वक्त सब आ गए थे। आहूजा फैमिली से राजेंद्र जी, पूर्णिमा जी भी आ गए थे। सहगल फैमिली और रायजादा फैमिली को भी कनक जी ने इनवाइट किया था। तभी रायचंद फैमिली और मेहरा फैमिली के लोग भी आ गए। मेहरा फैमिली से सिर्फ समीर और सुहाना ही आए थे। दोनों की शादी हो गई थी। ईशानी और मोक्ष को देखकर ईशानी की चारों दोस्त उसके पास ही चले गए। वहीं अभिक जो यहाँ सिर्फ अनुजा के लिए आया था, उसने अनुजा की हाथ को पकड़ लिया और दूसरे साइड ले गया। ये बात वेद ने भी नोटिस किया पर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब अभिक ने सबके सामने अनुजा के लिए अपने प्यार को कन्फेस कर लिया था। और दोनों ही फैमिली उनके रिश्ते से बहुत खुश भी थे। वहीं कबीर तो बस एकटक गुस्से से रितिका को घूर रहा था। दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी, पर कल से रितिका कबीर को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, क्योंकि कबीर ने रितिका को फास्ट रखने के लिए मना किया था। क्योंकि रितिका की तबीयत खराब थी, उसे 2 बार कॉलेज में चक्कर आ गया था। फिर भी रितिका फास्ट रखने के लिए जिद पर अड़ी हुई थी। तभी रॉय फैमिली और साबरवाल फैमिली भी वहां पर आ गए। तेजस की नज़र तो सिर्फ नंदिनी को ही ढूंढ रही थी। वो जल्दी से मोक्ष और ईशानी के पास खड़ी नंदिनी के पास चला गया, जो नीचे झुककर ईशानी की पेट पर हाथ रख के कान लगा के बोल रही थी, बेबी मैं आपकी मासी हूँ। जब आप दोनों इस दुनिया में आएंगे तो मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करूंगी। अब कुछ रिस्पॉन्स तो दे दो। उसने इतना ही कहा था कि बेबी ने ईशानी की पेट पर किक किया। ये महसूस करके रितिका खुशी से चिल्ला पड़ी, ये देखो बेबी ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, उसने अभी किक किया।
वहीं तेजस की नज़र मोक्ष पर गई, जिसने गुस्से से मुठिया कसी हुई थी। मोक्ष को किसी का भी ईशानी के पास आना बर्दाश्त नहीं था, चाहे वो लड़की हो या लड़का। उसने गुस्से भरी आंखों से तेजस को देख इशारा किया, दे से कह रहा हो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से ले जा, वरना मुझे दोष मत देना। तेजस जल्दी जल्दी अपने माथे से पसीना पोंछकर नंदिनी के पास चला गया और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, नंदू जान चलो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम्हें बेबी से इतना प्यार है तो कहो, हम अपना बेबी कर लेंगे। तुम चाहो तो हम अभी ही प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तेजस की बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। वहीं नंदिनी को तो शर्म से गड़ जाने का मन कर रहा था। वहीं वरुण काव्या को देख रहा था, उसकी आंखों में एक मायूसी थी। उसने 4 महीने पहले ही काव्या को प्रपोज किया था, पर काव्या ने उसे मना कर दिया था, और जिस वजह से वो काव्या के सामने भी आना नहीं चाहता था। पर सच तो ये था कि काव्या भी वरुण से प्यार करने लगी थी, पर उसने वरुण को झूठी होप नहीं दिया, क्योंकि अनुपम जी ने आपने एक बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ उसकी शादी तय कर दिया था। अगर पहले वरुण उसे प्रपोज कर देता तो काव्या जरूर मान जाती, पर अब वो अपने डैड की इज्जत और वादे को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। काव्या भी वरुण की आंखों में देख रही थी, फिर काव्या वहां से मुड़कर दूसरी तरफ चली गई। वो अपनी आंखों की आंसू को वरुण को दिखाना नहीं चाहती थी, पर वरुण को ऐसा लगा जैसे काव्या उसे देखना ही नहीं चाहती है। ये सोचकर ही वरुण को अपने दिल में दर्द होने लगा था। पहली बार उसने किसी से प्यार किया, पर शायद उसकी किस्मत ही खराब है जो उसे उसका प्यार नहीं मिला। रुद्र की नजरें तो नव्या पर से नहीं हट रही थी, जो दक्ष के साथ खड़ी थी। नव्या भी छोटी छुपे रुद्र को देख रही थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार था, पर आज तक किसी ने इजहार नहीं किया था। नव्या चाहती थी रुद्र अगर उसे प्यार करता है तो वो पहले उसे कन्फेस करे, क्योंकि नव्या को डर लग रहा था कि कहीं अगर उसने प्रपोज किया और तो रुद्र ने रिजेक्ट कर दिया तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। इससे अच्छा तो वो उसे दूर से ही देखकर खुश रह लेगी, अपनी एक तरफा प्यार के साथ। वहीं रुद्र भी कशमकश में था कि क्या करे। ये उसकी बहन की ननंद थी, मोक्ष की बहन। अगर उसने प्रपोज किया तो क्या घरवाले उनकी रिश्ते को आगे जाकर एक्सेप्ट करेंगे? अगर उन्होंने उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया तो कहीं ये बात उसकी बहन की रिश्ते पर दरार पड़ने का कारण ना बन जाए। तभी वहां पर गोइंग फैमिली आ गई। उन्हें देखकर सबकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि कनक जी या उनकी फैमिली में से किसी ने भी उनकी फैमिली को यहाँ नहीं बुलाया था। कल्पना जी कनक जी से बोली, मोम ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं, किसने इन लोगों को यहाँ बुलाया है? कनक जी कल्पना जी की तरफ देखकर बोली, पता नहीं बेटा, ये चारों क्यों आए हैं, शायद सुधीर या विनीता ने बुलाया होगा। वहीं मायरा ने एक ब्लू कॉलर की साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर मेकअप, हाई हील के साथ वो बड़ी अदा से वहां चलकर आ रही थी। दे से वहां सबको अपनी अदा दिखाकर इम्प्रेस करना चाहती हो। वहीं उसके साथ समीरा भी चल रही थी। जयदेव जी और संगीता जी आकर रॉय फैमिली के पास खड़े हो गए। संगीता जी बोली, भाभी में तो घर आई थी, पर वहां आप नहीं थी। मुझे मामा जी ने बताया कि आप सब राजवंश विला आए हैं, तो मैं यहीं आपसे मिलने के लिए आ गई। विनीता जी और सुधीर जी ने अक्वर्ड होकर हाँ में सिर हिला दिया। उन्हें पता था यहाँ पर कोई भी गोइंका फैमिली को पसंद नहीं करता है, फिर भी ये लोग यहाँ आ गए तो इन्हें यहाँ से जाने के लिए कैसे कहे। कल्पना जी और कनक जी ने एक दूसरे को देखा, फिर इस वक्त उन्हें भी उन चारों को यहाँ से बाहर निकालना ठीक नहीं लगा। वहीं मायरा की नज़र दे से ही मोक्ष पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई, और ईशानी को और उसकी पेट को देखकर ये चमक एक पल में गायब भी ही गई। फिर उसकी दिमाग में कुछ आया तो वो मोक्ष और ईशानी की तरफ जाने लगी। मोक्ष और ईशानी की नज़र सामने थी, इसलिए पीछे से आती हुई मायरा को उन दोनों में से किसी ने नहीं देखा। मायरा मन ही मन सोच रही थी, ईशानी इस वक्त प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के बाद तो अब उसकी खूबसूरती उतनी नहीं रह जाएगी जितनी अभी है। और अभी भी तो वो मोक्ष को सेटिस्फाई नहीं कर पाती होगी। बेचारा मोक्ष, वो भी तो एक मर्द है आखिरकार, जब तक वो खुद को रोक कर रख सकता है। मायरा आज सबसे ज्यादा टाइम लगा कर तैयार हुई थी ताकि वो मोक्ष की नज़र में आ सके, और एक बार उसकी खूबसूरती का जादू मोक्ष पर चल जाए। वो बड़ी स्टाइल से चलते हुए मोक्ष और ईशानी के सामने जाकर खड़ी हो गई और स्माइल करते हुए बोली, हाय मिस ईशानी, हेलो मिस्टर राजवंश। मिसेस ईशानी, मोक्ष राजवंश नाम है मेरी बीबी की, मिस ईशानी नहीं। ये डरावना आवाज मोक्ष की थी। उसकी कोल्ड आवाज सुनकर मायरा डर गई।
वहीं ईशानी मायरा को अपनी आंखें छोटी किए देख रही थी।